स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था भारत की जनसंख्या संरचना, और हमने भारत की जनसंख्या संरचना के बारे में जो लिंगानुपात है इनके सब के बारे में पढ़ लिया है। हम इस जनसंख्या से संबंधित 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक मैंने जो हमारी पिछली क्लास थी तब बात करी थी कि एक टॉपिक है इस में जनसंख्या संरचना। ये देखिए बहुत मोस्ट टॉपिक है, और इसके जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ या आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैंने आपकी बुक में से नहीं पढ़ाया है। मैंने जो मेरे पास नोट्स थे उसमें से मैं आपको इसकी मैंने पीडीएफ बनाई है। तो एक बार आपको ऐसा नहीं लगे कि मैम ने जो है हमें बुक में जो है वो नहीं बताया है और इसके अलावा बताया है। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक बार बुक का भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो आयु संरचना है वो क्या है और उसकी क्या इसमें क्या किया जाता है, किससे संबंधित है, ये सब कुछ। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने लिंगानुपात ये सब पढ़ लिया है। अच्छे टॉपिक थे, न तो हार्ड थे परंतु मोस्ट थे। उन सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उनके सूत्र वगैरह और ये सब, ठीक है। आज शुरू करते हैं हम। भारत में आयु संरचना। अब देखिए आयु संरचना होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। किसी देश की आबादी की आयु संरचना आर्थिक दृष्टिकोण से उस देश की उत्पादक आबादी को बताती है। यानी जैसे हमने जनगणना की बात करी थी तो उसमें जो आयु संरचना है वो वहाँ की उत्पादक जो आबादी है, यानी कितने लोग हैं जो कि उत्पादन कर रहे हैं उसको बताएगी, ठीक है ना। उत्पादक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हो, कैसा भी रोजगार कर रहे हो, वो सब कुछ इसमें सम्मिलित होगा। 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी कामकाजी आबादी के तौर पर जानी जाती है। यानी 15 से 60 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं वो सब कामकाजी आबादी में उनको गिना जाएगा। और 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी गैर कामकाजी या आश्रित आबादी होती है। समझ गए होंगे आप। यानी देखिए 15 से जो 60 वर्ष तक के जो लोग आएंगे, जिस वर्ग आयु में आते हैं, वो सब तो कामकाजी आबादी के तौर पे जाने जाएंगे, ठीक है। और 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले लोग हैं वो सब गैर कामकाजी, यानी वो कोई भी प्रकार के कामकाज या रोजगार में नहीं जुड़े। आपको देख लीजिए, 14 वर्ष तक का बच्चा कोई काम नहीं करेगा, और 60 वर्ष का ऊपर का जो भी कोई भी है, जो हम कह सकते हैं आयु वर्ग के जितने भी आबादी है या जनसंख्या, वो कोई भी काम नहीं करेगी। किसी देश के लिए कामकाजी आबादी का अधिक अनुपात उसके आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होता है। यानी जितनी ज़्यादा कामकाजी आबादी होगी किसी भी देश में, वहाँ आर्थिक विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो है ही है। जैसे आज कोई घर है, उसमें एक घर है जिसमें वृद्ध ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे जैसे 2 युवा अवस्था के लोग हैं तो वो युवा ही कमा पाएंगे। जो वृद्ध है 60 साल की उम्र के लोग हैं वो क्या कमाएंगे, वो कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। एक घर है जिसमें युवा ज़्यादा है, यानी 40 साल का, 30 साल के, 35 साल के, 50 साल के हैं जो रोजगार कर रहे हैं, तो वहाँ की जो क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी। वैसे ही हमारे किसी भी देश में क्या होगा, अगर जो 15 से 60 वर्ष की आयु की आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ आर्थिक उपार्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वहाँ का विकास भी ज़्यादा होगा। भारत में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी अभी भी अधिक है। हमारे यहाँ ज़्यादा आबादी कहाँ की है, 0 से 14 वर्ष की आबादी ज़्यादा है। 60 वर्ष से अधिक की आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। उच्च जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर से कमी को दर्शाता है। अब क्या हुआ, उच्च जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा खान पान, चिकित्सा पद्धति अच्छी मिलने के कारण लोगों की जो जीवने की जो उम्र है ज़्यादा वो हो गई है ना। और मृत्यु दर कम। मृत्यु दर के बारे में हमने जब जनांकीय संक्रमण पढ़ा था तब हमने देख ली थी अवस्थाएं कि किस प्रकार, किस अवस्था जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, फिर जन्म दर कम है, जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम हुई, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, धीरे धीरे जिस प्रकार देशों का विकास हो रहा है तो क्या होगा कि मृत्यु दर कम होगी, ठीक है। अब आगे हम अब है जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत संख्या कुछ कुल आबादी में आबादी के हिस्से का प्रतिशत बता रहे हैं। यानी कोई भी जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की, वहाँ पे आबादी का कुछ हिस्सा, है ना। जनसांख्यिकीय लाभांश 3 तरीकों से आर्थिक विकास में मदद करता है। यानी 3 तरीकों से क्या करेगा, जनसांख्यिकीय जो विकास है वह 3 तरीकों से
हमारी मदद करेगा। वो क्या है देखिए, कामकाजी आबादी में उच्च बचत दर होती है, जिसका अर्थ है कि उच्च निवेश और विकास। यानी कोई भी क्षेत्र है, अगर वहाँ की आबादी उच्च, ऐसी आबादी ज़्यादा है जो कि कामकाजी है, तो वहाँ पे जो निवेश होगा, विकास होगा, वह कैसा होगा, उच्च कोटि का होगा। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही कहा था कि कोई भी परिवार है, उसमें अगर वृद्ध अवस्था के लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। और कोई भी परिवार, जैसे 10 सदस्यों का परिवार, 2 परिवार 10-10 सदस्यों के, अब एक परिवार है जिसमें तो 10 सदस्य में से 8 सदस्य हैं जो कि 15 से 60 वर्ष की उम्र के हैं और सभी रोजगार करते हैं, है ना। और एक जो 10 सदस्यों का परिवार है, उसमें जो 6 सदस्य हैं वो वृद्ध अवस्था के हैं और 4 ही युवा अवस्था के हैं, या तो जैसे 15 से 60 वर्ष तक की उम्र के हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रोजगार करेंगे। एक 8 जने कमा रहे हैं और एक 4 जने कमा रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जो 8 जने कमा रहे हैं तो उनकी आबादी क्या होगी, उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये ऐसा कहना चाहते हैं, जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसमें ये ऐसा कहना चाहते हैं, अगर कोई भी क्षेत्र है उसमें अगर जो कामकाजी आबादी का उच्च स्तर होगा तो वहाँ का जो विकास होगा वो भी कैसा होगा, उच्च होगा। कम प्रजनन का अर्थ है महिलाओं के पास काम करने की आज़ादी। बच्चों की देखभाल का कम बोझ तो आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। अगर देखो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उनमें काम करने की ज़्यादा उत्सुकता रहेगी, वो ज़्यादा काम करेगी, तो वो घर गृहस्थी में कम रहेगी, वो बच्चों का पालन पोषण कम करेगी। अब जैसे शिक्षा, अब देखिए आप अशिक्षित महिलाएं होती है, उनके 1-2 बच्चे ऐसे ही होते हैं, और एक जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उनके 5-5 6-6 बच्चे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से ये सब फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे, जो आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देते हैं। अब देखो, लैंगिक समानता की पुरुष और स्त्री दोनों क्या है, समान है। कम बच्चों के साथ लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक सॉरी, ये देखो ये इधर आ गया, तो उसको आप थोड़ा ये कर लीजिएगा, स्लाइड इधर आ गई है। कामकाजी आबादी में उच्च बचत दर होती है, यानी अगर कम बच्चे होंगे और छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, कामकाजी होंगे, तो अच्छी उनका निवेश और विकास होगा, जिसका अर्थ है उच्च निवेश और विकास। कम प्रजनन का अर्थ है महिलाओं के पास काम करने की आज़ादी। बच्चों की देखभाल का कम बोझ आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देता है, साथ ही लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है। कम बच्चों के साथ लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे उत्पादन में सुधार होता है। देखिए कि आज अगर कोई छोटा परिवार है और सभी लोग कमा रहे हैं, तो एक बच्चे भी कम हैं, तो उनके पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। और एक उत्पादन भी कम होता है, घर में जनसंख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा सदस्य होंगे, तो उन्हीं के खाने में या रोटी कपड़ा मकान में सारा खत्म हो जाएगा, वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, तो विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब जनसांख्यिकीय विभाजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये किसी देश के सामने 15 और 64 वर्षों के बीच की आबादी का उच्च हिस्सेदारी के अवसर को संदर्भित करता है। ऐसी स्थिति जब आती है जब किसी देश में प्रजनन दर कम होती है, जिसका अर्थ है कि 15 वर्ष की आयु के नीचे की आबादी का कम होना। 64 वर्ष की उम्र में अधिक लोगों की आबादी बुजुर्ग पीढ़ी में है, कम जीवन प्रत्याशा के कारण कम होती है। दूसरी तरफ 15 और 64 वर्ष के बीच आबादी उच्च होती है, ऐसा पिछली पीढ़ी में उच्च जन्म दर की वजह से होता है। अब देखिए ये ऐसे कहना चाह रहा है, जो ये जनसांख्यिकीय विभाजन है, तो ये किस कारण हुआ, है ना। अब ये ऐसे कह रहा है कि 15 से 64 वर्ष के बीच की आबादी का उच्च हिस्सेदारी, अगर कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसमें अगर 15 से 64 वर्ष के बीच की आबादी ज़्यादा है, तो उसका कारण क्या है। ऐसी स्थिति जब आती है जब किसी देश में प्रजनन दर कम होती है, यानी वहाँ पे जो जन्म दर है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना भाई। देखो अगर जन्म दर कम होगी तो छोटे बच्चे कहाँ से आएंगे, है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे 15 से 64 वर्ष के बीच की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ की देश में क्या होगी, प्रजनन दर कम होगी। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ
15 से 64 वर्ष के बीच आबादी उच्च होती है, तो ऐसा पिछली पीढ़ी में उच्च जन्म दरों की वजह से होता है। यानी क्या हुआ कि एक तो ये स्टेप था कि प्रजनन कम था, तो ज़्यादा आबादी किसकी मिलेगी, 15 से 64 वर्ष की। एक पीढ़ी थी कि एक पीढ़ी में तो जैसे अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है ऐसा समझिए आप, उसमें तो प्रजनन कम हो जाएगा, तो 15 से 64 वर्ष के बीच की जो आयु के लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे। और दूसरी पीढ़ी होगी फिर तो क्या होगा, वो बड़े हो जाएंगे, तो फिर 15 वर्ष के बच्चे कहाँ से आएंगे अगर जन्म दर कम हो जाएगी। तो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, जन्म दर क्या होगी, उच्च होगी। तो भी ऐसे ही होगा कि जो 15 है 64 वर्ष के बीच की आबादी क्या रहेगी, उच्च रहेगी। एक बात, इस बात को जो मैंने बोला उसको एक बार समझिएगा, आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं मैम, थोड़ा उसको वापस गौर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये निर्भरता अनुपात को कम कर देता है। आबादी का हिस्सा उत्पादक रोजगार में शामिल नहीं होता है और दूसरों पर निर्भर करता है, इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अब देखिए, अगर 15 से 64 वर्ष के बीच की कोई भी क्षेत्र है, राज्य है, देश है, उसमें 15 से 64 वर्ष के बीच के लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो किसी पर निर्भर नहीं है, खुद अपना रोजगार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और आर्थिक विकास को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब है जनसांख्यिकीय अंतर। अब जनसांख्यिकीय अंतर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बताता है। यानी कोई देश है उसमें जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो उसके बीच में जो अंतर है उसको बता रहा है, उसको हम बोलेंगे जनसांख्यिकीय अंतर। इसके बारे में अगर आपको याद है तो हम बात कर चुके हैं। हम जनांकीय संक्रमण, एक मैंने आपको बहुत बार बोला था कि भारत का जब हम जनसंख्या पढ़ रहे थे, जिसका जो पहला चैप्टर था, दूसरा उसमें जब मैंने आपको बहुत बोला था कि ये मोस्ट टॉपिक है, तो वही चीज़ है ये, है ना। जनसांख्यिकीय सहक्रांति में आरंभिक अंतिम चरणों के दौरान जनसांख्यिकीय अंतर छोटा होता है, जबकि मध्य चरण में ये बड़ा होता है। जैसे देखो, अगर आपको याद है तो मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कि जो उसके चरण थे, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण जो सिद्धांत था, उसमें चरण थे कि उच्च जन्म दर, है ना, कम मृत्यु दर, अगर याद है तो आपको, उसमें हम इसके बारे में पूरी बात कर चुके हैं। तो आज हम नहीं करें तो ठीक रहेगा, हमारा जो वीडियो है बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा तो दिक्कत रहेगी, इसलिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आपको पता है कि इसकी क्या क्या स्टेप है जनसांख्यिकीय संक्रमण की, ठीक है। अब आता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड पुरुष और महिला आबादी के साथ एक आबादी के विभिन्न आयु वर्गों का चित्रात्मक चित्रण होता है। यानी एक पिरामिड बना दिया आप लोगों ने, पिरामिड तो देखा होगा ना, इस प्रकार से जो बने होते हैं पिरामिड, नीचे बड़ा और ऊपर शंकु की जो आकृति होती है, उस प्रकार का जो होता है पिरामिड। इसमें क्या होता है कि आयु वर्गों का चित्रांकन चित्र होता है कि भाई कौन सी महिलाओं का आयु वर्ग है ना, ये जो होता है उसका चित्रांकन मतलब उसको प्रदर्शित करता है। क्षैतिज अक्ष पर आबादी के निरपेक्ष जनसंख्या को दर्शाता है। इसके एक तरफ पुरुष आबादी और दूसरी तरफ महिला आबादी होती है। लंबवत अक्ष पर समान खंडों में बटा होता है, जो अलग अलग आयु वर्ग को इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है जिसे इलाके की पूरी आबादी प्रदर्शित करती है। यानी उसको अलग अलग खंडों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई इतने वर्ष के हैं वो 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग के हैं, इतने वर्ष के हैं जो कि भाई 65 से या 64 वर्ष से ज़्यादा उम्र की आयु के हैं। इस प्रकार उसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसमें भी बता दिया जाता है कि भाई इसमें जो 15 से 64 वर्ष की जो आयु है उसमें महिलाओं का कितनी जनसंख्या है और पुरुषों की कितनी जनसंख्या है, इन सब के बारे में उसमें बता दिया जाता है। देखो, जो ये जनसंख्या पिरामिड आया है वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मल जो आती है बात की कि भाई जो है आयु संरचना वो किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने बस जो नोट्स थे उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। आपकी बुक में आपने आज जो हमने पढ़ा ना उससे आपका पूरे बुक का जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार अपनी बुक से भी और बता दूंगी। तो मेरे हिसाब से आज आपको समझ में आ गया होगा। और जनांकीय संक्रमण 2 मिनट के लिए वापस कर देती हूँ।
गणराज्य संक्रमण क्या था? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, अगर याद है तो उच्च जन्म दर व मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, है ना। उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इस प्रकार की जो अवस्थाएं थी हमारी भारत की कौन सी अवस्था थी अगर आपको याद है तो जो उच्च जन्म दर और क्या था, मध्यम मृत्यु दर, इस प्रकार की जो तीसरी अवस्था थी वो उसमें हमारे भारत को गिना जा रहा था। तो इसके बारे में हम हमारी क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। जो इस आयु का संरचना का एक तो टॉपिक खत्म हो गया है, अब इसमें साक्षरता एक टॉपिक बचता है, उसके बारे में हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे। एक धर्म धार्मिक संरचना है वो बच रहा है, वो 2 टॉपिक है, उनको हमारी जो अगली क्लासें होंगी उसमें बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।